हेलो एवरीवन। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है वह है फंडामेंटल ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आपका आए हुए हैं वह है लैंड रिसोर्सेज, लैंड एज ए रिसोर्सेज, लैंड डिग्रेडेशन, मैन इंक्लूडेड, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन एंड जो है डिस्ट्रिफिकेशन। जो है इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है छात्रों जो है कि भूम संसाधन, एक संसाधन के रूप में भूमक्षरण, मानव प्रेरित भूस्खलन, मिट्टी का कटाव और मरुस्थल जो है इसका शाब्दिक अर्थ है छात्रों। जो है जो आप लोग जानते हैं जो है कि आज के समय में जो है आपका भूम संसाधन एक मानव जीवन के लिए, जो इस धरती पर जितने भी जीव हैं उनके लिए भूम का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना भूम के जो है कोई भी जीव जंतु मानव जो है अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भूम के द्वारा ही उन्हें जो है भोजन की व्यवस्था, घर की व्यवस्था और कई अन्य संसाधन की व्यवस्था जो है आपके भूम के द्वारा ही जो है आपको उपलब्ध मिल सकती है छात्रों। जो है ठीक है, आइए जो है स्क्रीन पर चलते हैं। हम लोग आज इसी के विषय में जो है अध्ययन करने चल रहे हैं। आइए स्क्रीन पर चला जाए। भूम संसाधन, हमारे पास जो भूम उसे संरक्षित करने के लिए कई उपाय और तकनीक अपनाई गई है और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भूम का प्रबंधन कैसे किया जाए जिससे हमारा भूम जो है सुरक्षित रहे और उस पे जो है हम अच्छी फसलों को उगाकर जो है सभी जीव जंतु और मानव के लिए भोजन की व्यवस्था कर सके। जो है ठीक है, तो यहाँ पे भूम संसाधन को बहुत ही अच्छे तरीके से छात्रों आप लोग को समझना होगा कि भूम संसाधन हमारे लिए या जीव जंतु के लिए कितनी ज़रूरत की जो है एक संसाधन है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन चक्र को बड़ी आसानी से पूरा करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है परिचय। जो है वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जो मानव जात के किसी भी हस्तक्षेप के बिना मौजूद होते हैं उन्हें प्रकृति संसाधन कहा जाता है। जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है छात्रों जो है वही हमें प्रकृति संसाधन जो है हम उसे कह सकते हैं। फिर उसके बाद सूर्य का प्रकाश, पानी, हवा, भूम रूप मिलकर आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं जिससे सभी जीव जो है रहते हैं, क्योंकि भूम संसाधन के द्वारा ही हमें सूर्य का प्रकाश, पानी, हवा, भूम पर मिलकर सभी पारिस्थितिकी जो तंत्र बनते हैं जो है वो केवल भूम संसाधन के द्वारा ही जो है छात्रों संभव होता है, जिसमें हम सभी जीव जो है अपनी जीवनचर्या को पूरा करते हैं। फिर उसके बाद समय के साथ मनुष्य ने प्रगति की है और ऐसे काम करने के लिए उन्होंने सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है, लेकिन भूम संसाधन वह है जिसका सबसे अधिक जो है दोहन किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि मनुष्य जो है समय के साथ जो है एक तरीके से प्रगति कर रहा है और हमारे भूम का अच्छे तरीके से दोहन कर रहा है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत जो है बचता है मानव के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा उसका दोहन किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके हम लोग फसल की पैदावार को अधिक प्राप्त करने के लिए रासायनिक कीटनाशक खादों का उपयोग कर रहे हैं,
जिससे हमारे भूमि का सबसे ज़्यादा जो है दोहन हो रहा है छात्रों। और उसके द्वारा जो है क्षरण की भी प्रक्रिया जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आगे बढ़ रही है। फिर उसके बाद हमारे पास सीमित मात्रा में संसाधन हैं, लेकिन मानवीय ज़रूरतें जो है असीमित होती हैं। मनुष्य के लिए भूमि की कई ज़रूरतें हैं। यह एक परिसंपत्ति के रूप में कार्य करती हैं, भोजन पैदा करती हैं, पानी का भंडारण करती हैं, पौधों के वृद्धि के लिए खनिज की जो है व्यवस्था करती हैं, जो केवल भूमि संसाधन के द्वारा ही छात्रों जो है संभव हो सकता है। फिर उसके बाद खनिज जो है एक तरीके से जो हमारे भूमि संसाधन हैं उसके द्वारा जो है हमें जो है पौधों को पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए जो है हमें खनिज चीज़ों को जो है पानी के द्वारा घुलकर जो है पौधे उसे अवशोषित करके अपना विकास करते हैं, और विकास करने के बाद जो है अच्छी उत्पादन जो है पैदावार जो है देते हैं, जो कि भूमि संसाधन के द्वारा ही छात्रों जो है ये सारी प्रक्रियाएं संभव हैं। हमारे पास जो भी भूमि है, ठीक है, जो भी हमारे पास संसाधन हैं उसे जो है हम इतना दोहन न करें कि जिससे हमें भविष्य के लिए जो है काफ़ी जो है क्या कहते हैं नुकसान उठाना पड़े। और भूमि संसाधन एक नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि के साथ भूमि की मांग बढ़ती है, भूमि की मात्रा वही रहती है। क्योंकि जनसंख्या तो छात्रों हमारी वृद्धि हो रही है, मगर भूमि हमारी जितनी थी उतनी ही रह गई है। उसमें सब डिवीज़न धीरे धीरे खंडन होते चले जा रहे हैं, क्योंकि परिवार का अलगाववाद भी जो है भूमि का भी एक तरीके से बंटवारा होने के कारण जो है आपकी कृषि जो है छोटे छोटे जो है सीमांत जो है खंड में बटे जा रहे हैं, और आपकी ज़मीन जो है बढ़ नहीं रही है। फिर उसके बाद हमारे पास जो भी भूमि है उसे संरक्षित रखने के लिए कई उपाय और तकनीकें अपनाई गई हैं, और हमें यह समझाने की ज़रूरत है कि भूमि का प्रबंधन हम कैसे और किस तरीके करें कि हमारा भूमि अच्छे तरीके से संरक्षित रहे। ठीक है। फिर उसके बाद भूमि का उपयोग जो है, हम लोग भूमि का उपयोग किस तरीके करें जो है जिससे हमारी मिट्टी की जो है एक तरीके से संरक्षण हो सके, और हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ जो है वो एक तरीके से सुरक्षित रहे। भूमि उपयोग पैटर्न भूमि के उपयोग और उद्देश्यों को लेआउट या व्यवस्था के द्वारा, जलवायु, मिट्टी, जनसंख्या का घनत्व, तकनीकी और सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं भूमि उपयोग पैटर्न को जो है निर्धारित करती है कि हमें किस तरीके अपनी भूमि संसाधन का उपयोग करना है। फिर उसके बाद वन हो गया, बंजर भूमि हो गई, खेती और सभ्यता भूमि उपयोग के सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रकार हैं। सभ्यता में भूमि उपयोग का सबसे अधिक दोहन किया जाता है। सड़कें, परिवहन मार्ग, आवास, उद्योग और मानव बस्ती के निर्माण में जो है मानव के द्वारा जो भी निर्मित किए जाते हैं आपके भूमि संसाधन में, वो सारी चीज़ें आपके जो है भूमि दोहन की प्रक्रिया में छात्रों आता है, जिसके कारण हमारे भूमि संसाधन का अत्यधिक जो है दोहन किया जा रहा है। उसके बाद परती भूमि जो है, जो 3 से 4 वर्ष तक उसमें कोई भी फसल न ली जाए, उसे हम परती भूमि कहते हैं। और परती भूमि वह भूमि है जिसका 3 से 5 साल से अधिक समय से उपयोग नहीं किया गया है, और अपेक्षित या अप्रयुक्त शहरी क्षेत्र जैसे खाली जगह या खेल का मैदान बंजर भूमि कहलाता है। जहाँ पे जो है 3 से 5 साल तक जो है कोई भी कृषि कार्य नहीं किए गए हैं, उसे हम बंजर भूमि कहते हैं। फिर बंजर भूमि उस प्रकार की भूमि है जो वनस्पति के लिए अपनी क्षमता खो चुकी हैं और न ही सभ्यता के लिए उपयोग में हैं।
मतलब बंजर भूमि जो है एक तरीके से अगर छात्रों देखा जाए धीरे धीरे जो है वो एक तरीके से उसे ऐसे परिस्थितियों में बंजर भूमि को लाया जा रहा है जो हमारे उपयोग में आप बंजर भूमि को नहीं ला सकते हैं। जबकि परती भूमि पर फसलें उगाई जा सकती हैं, इसकी उर्वरता अभी भी कम नहीं हुई है, लेकिन इस पर सालों से कोई खेती नहीं की जा रही है, जिसके कारण से इस पे आप फसल को सही और अच्छे तरीके से प्रबंधन करके जो है खेती आप नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद भूमि संसाधनों की समस्या का कारण भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक भी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमें अपनी ज़रूरतों के लिए जो है बंजर भूमियों को जो है अपने जो है इमारतों, सड़कों, परिवहन की जो व्यवस्था है उसमें जो है उसका दोहन किया जाता है, जिससे हम उसे उपयोग में नहीं ला सकते हैं। फिर उसके बाद एक संसाधन के रूप में भूमि आपका उपयोग होता है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अधिकांश उत्पादन तथा आर्थिक क्रियाएं भूमि पर ही की जाती हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, खनन हो गया, आवास निर्माण हो गया, सड़क निर्माण हो गया, उद्योगों की स्थापना आदि जो है आपके भूमि संसाधन पर ही इन सारे कार्यों को किया जा सकता है छात्रों। और जो है हमारे जो है भूमि का दोहन इन सब जो है उपयोगों के द्वारा जो है अच्छी खासे तरीके से दोहन किया जा रहा है। फिर उसके बाद भूक्षरण जो है, भूक्षरण कई कारणों से होता है, जिसमें चरम मौसम की स्थिति, विशेष रूप से सूखा आदि शामिल हैं, जिसके द्वारा हमारा भूक्षरण सबसे ज़्यादा होता है। यह मानवीय गतिविधियों के कारण भी होता है, जो मृदा और भूमि की गुणवत्ता में कमी लाता है तथा उन्हें प्रदूषित करता है, जिसके कारण भूक्षरण हमारा सबसे ज़्यादा जो है उपजाऊ मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसे जो है नष्ट करता है। फिर आता है मरुस्थलीकरण जो है, शुष्क भूमि क्षेत्र, शुष्क अर्ध शुष्क और अर्ध उप आर्द्र क्षेत्रों में के अंदर होने वाले भूक्षरण को मरुस्थलीकरण कहा जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है छात्रों जो है, और ड्राई क्षेत्र एक तरीके से शुष्क क्षेत्र होता है, उसे हम मरुस्थली क्षेत्र जो है कहते हैं। फिर उसके बाद मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक व मानव निर्मित कारकों के कारण शुष्क भूमि, शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है, लेकिन उसका मतलब मौजूद रेगिस्तानों का विस्तार नहीं है। मतलब कहने का अर्थ हमारा ये हुआ कि जहाँ पे शुष्क और अर्ध शुष्क जो है क्षेत्र पाए जा रहे हैं छात्रों जो है, वहाँ पे जो है उसकी उत्पादकता और उर्वरता में कोई कमी नहीं आ रही है, मगर कहने का अर्थ ये है कि वहाँ पे आप खेती आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं और वहाँ पे रेगिस्तान का विस्तार नहीं हो सकता है। फिर आता है भूक्षरण का एक भौगोलिक जो क्षेत्र होता है, उसे हम आपको बतला रहे हैं कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 328.72 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 97.85 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर 29.7% में 2018-19 के दौरान भूक्षरण जो है हुआ है, जो एक भौगोलिक जो है क्षेत्र है जहाँ पे भूक्षरण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है छात्रों। और इसका अर्थ आप भी बहुत अच्छे तरीके जो है छात्रों समझते हैं कि जहाँ पे शुष्क और अर्ध शुष्क जो है क्षेत्र पाए जाएंगे, वहाँ पे भूक्षरण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि नम जो है प्रदेशों में जो है भूक्षरण की प्रक्रिया बहुत ही कम होती है, क्योंकि अगर वहाँ पे नम जो है प्रकार की मिट्टियाँ पाई जा रही हैं तो उसके कण एक दूसरे से जो है सहसंबंध में जुड़े रहते हैं, जिसके कारण वो वायु, पानी और जल के द्वारा जो है कहीं दूसरी जगह स्थापित नहीं होते हैं। फिर उसके बाद मरुस्थलीकरण जो है,
2018-19 में लगभग 83.69 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र मरुस्थलीकरण में प्रभावित हुआ। इस समय अवधि में 2003 से 2005 में 8.148 मिलियन हेक्टेयर और 2011 और 13 में 8.264 मिलियन हेक्टेयर की तुलना में अत्यधिक मरुस्थलीकरण जो है हुआ है, जो मरुस्थलीकरण का एक भौगोलिक क्षेत्र है, जो वर्ष में जो है इतना जो है क्षेत्र मरुस्थलीकरण की ओर अग्रसर होता है छात्रों। फिर उसके बाद मृदा आवरण का जो नुकसान है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि वर्षा और सतही अपवाह के कारण मिट्टी के आवरण को होने वाला नुकसान मरुस्थलीकरण के सबसे बड़े कारकों में से एक है। यह देश में 11.01% मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी जो है होता है। निर्वनीकरण के कारण मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह क्षरण का कारण बनता है। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, संसाधनों की मांग भी जो है बढ़ती जा रही है और हमारे मिट्टी का दोहन बहुत ही अच्छे तरीके से जो है किया जा रहा है। फिर उसके बाद भूस्खलन, लैंडस्लाइड जो है एक वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातली हलचलों जैसे पत्थर का खिसकना, गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आता है, जो भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा तथा बाढ़ और भूकंप के आने से भूस्खलन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है। ये ज़्यादातर जो है आपके पहाड़ी क्षेत्रों और ऊंचे नीचे क्षेत्रों में भूस्खलन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है छात्रों। फिर उसके बाद मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ों और वनस्पति के हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टान के कटने या पानी के पाइपों में रिसाव से भी भूस्खलन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है छात्रों। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि परिवहन की व्यवस्था के लिए जो है पहाड़ों को काट कर जो है सड़कें बनाई जा रही हैं, जिसके कंपन के द्वारा जो है भूस्खलन की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा हो रही है। फिर मिट्टी का कटाव और मरुस्थलीकरण, ठीक है। मृदा अपरदन मिट्टी की ऊपरी परत का क्षरण होता है। यह मृदा क्षरण का एक रूप है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया अपरदनकारी एजेंटों यानी पानी, बर्फ, हवा, पौधे और जानवरों, मनुष्यों सहित की गतिशील गतिविधियों के कारण जो है सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव और मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद इन एजेंटों के अनुसार अपरदन को कभी कभी जल अपरदन, हिम अपरदन, बर्फ अपरदन, प्राणीजन्य अपरदन और मानव जनित अपरदन जैसे जुताई अपरदन में भी जो है विभाजित किया जाता है, जिसके द्वारा आपकी मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है। मृदा अपरदन एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है। यह खतरनाक दर पर हो सकती है, जिससे ऊपरी मिट्टी का गंभीर नुकसान हो सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि जो मिट्टी का कटाव है, जो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ पे जो है हमारी जो ऊपर की सरफेस है, जो उपजाऊ जिसे हम मृदा कहते हैं, वो जो है इस प्रक्रिया के द्वारा जो है कटाव होने के कारण जो है हमारे भूमि संसाधन का दोहन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण हमारे फसल व्यवस्था के लिए, प्रबंधन के लिए हमें काफ़ी नुकसान उठाना रहता है। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।